नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी में। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सुयश शर्मा। वक्त तो चला है देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। सुप्रीम कोर्ट में किसानों की ट्रैक्टर रैली पर एक बार फिर सुनवाई, जिसमें पिछली सुनवाई के तहत एक बार बोल दिया गया था दरअसल केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर रैली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को दोबारा सुनवाई करने की अपील की थी और केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में गणतंत्र दिवस का हवाला देते हुए किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की अपील की थी। किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच आज एक बार फिर 11वें दौर की वार्ता हो रही है। सरकार जहां संशोधन को तैयार है तो वहीं किसान कानूनों को रद्द करने की अपील पर अड़े हैं। अब तक की 10 दौर की वार्ता में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन किसानों की सबसे बड़ी मांग तीनों कानूनों को वापस लेने की है, जबकि सरकार का कहना है कि वो कानून वापस नहीं लेंगे, सिर्फ संशोधन कर सकते हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान संगठन 56वें दिन भी डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली की कई सीमाओं को किसानों ने बंद कर रखा है। सरकार से किसानों की एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करें और सिर्फ एमएसपी पर कानून लाए। कृषि कानूनों पर जारी विरोध के बीच एक बार फिर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे। उन्होंने मांग की है सरकार विशेष सत्र बुलाए और कानूनों को रद्द किया जाए। किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की बैठक पहले से पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि बैठक से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार अभी भी अपने रुख पर कायम है। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी नेताओं की तीखी टिप्पणी जारी है। राजस्थान के दौसा से बीजेपी के सांसद जसकौर मीणा ने एक बार फिर धरने पर बैठे किसानों की तुलना खालिस्तानियों से की। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि किसान आंदोलन में आतंकी AK-47 लेकर बैठे हैं और वो सभी खालिस्तानी हैं। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युग पुरुष हैं जो देश को बदलना चाहते हैं और कृषि कानून इसी की ओर एक कदम है। किसानों का आंदोलन को लेकर कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिव कुमार ने कहा कि सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में किसान अलग अलग जिलों से आकर प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार उन्हें रोक रही है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिव कुमार ने कहा कि सरकार किसानों को अपनी मांगों को लेकर आंदोलन से नहीं रोक सकती। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान जहां वहीं रहे और रास्ता बंद करे। कैबिनेट विस्तार करने के बाद कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा को अपने ही विधायकों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के 15 विधायक अपने ही सरकार के खिलाफ बागी होते नजर आ रहे हैं। नाराज विधायक येदियुरप्पा शिकायत करने दिल्ली आलाकमान के पास आने की योजना बना रहे हैं। बीजेपी विधायकों का कहना है कि मंत्रिमंडल में वैसे लोगों को जगह दी गई है जो पहले से ही सत्ता का सुख भोगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने PM आवास योजना ग्रामीण के तहत यूपी में 6,01,000 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता राशि की जारी की है। इस योजना के तहत PM ने 2,691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए PM आवास योजना के लाभार्थी से रूबरू हुए। इस मौके पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 5,30,000 ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की पहली किस्त मिली, जबकि 80,000 लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें दूसरी किस्त भेजी गई। आपको बता दें कि उन्हें पहली किस्त पहले ही दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में अब तक जितने लोगों को वैक्सीन लगाई गई है उसमें से सिर्फ 0.18% लोग में ही दुष्प्रभाव पाए गए, जबकि 0.002% लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन लगने के बाद दोबारा अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों को आगे आकर कोरोना का टीका लगवाना चाहिए। वैक्सीन को लेकर जितनी भी गलत बातें बताई जा रही हैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कोरोना का टीका लगवाने के बाद 2 व्यक्तियों की मौत की बात सामने आई थी। हालांकि बाद में सरकार ने अपने बयान में कहा कि मौत का टीका लगने से कोई संबंध नहीं है। ये बात पोस्टमार्टम में साफ हो गई।
भारत की तरफ से भूटान की गिफ्ट के तौर पर कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड के 1.5 लाख डोज भेजे गए। ये वैक्सीन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भूटान के थिम्फू के लिए रवाना की गई। वैक्सीन बनाए जाने की शुरुआत में ही अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों ने खूब सारी वैक्सीन की डोज अपने लिए मंगवा ली थी। वहीं भारत ने अपने पड़ोसी देश को भी अपने साथ साथ कोरोना वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर दी। भारत में अभी वैक्सीनेशन अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन फिर भी भारत ने अपने पड़ोसी देश की मदद करने का बड़ा कदम उठाया। भूटान पहला देश है जिसे भारत की तरफ से कोरोना वायरस वैक्सीन तोहफे में दी जा रही है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां बोल्डर से लदे एक ट्रक पर निजी कार और मैजिक मैन पर पलट गया, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई। कुछ लोग की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में घायलों को जलपाईगुड़ी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि ओवरलोडिंग की वजह से ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और इसने 13 लोगों की जान ले ली। अरुणाचल प्रदेश के 300 के घरों का गांव बनाने की खबरों के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री बताया। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का नाम लेने से डरते हैं। हरियाणा की मशहूर कलाकार सपना चौधरी ने अपने नए गाने लोरी का फर्स्ट लुक जारी किया है। सपना ने कैप्शन में लिखा, मां की बाहों से सुकून भरी जगह दुनिया में कोई नहीं। सपना चौधरी का ये गाना आज रिलीज हुआ। बांद्रा के शहर में कोतवाली में अवैध संबंध का एक मामला सामने आया है, जहां एक टीचर पत्नी ने अपने जेई पति को गैर लड़की के साथ घूमता सड़क पर जमकर हंगामा किया। वहीं इस मामले में फिलहाल पुलिस ने जेई को उनकी प्रेमिका को हिरासत में लेकर पूछताछ की। गोरखपुर में दवा व्यापारी की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामला खारोबार थाना क्षेत्र के बल्ली चौराहे का है। वहीं मौके पर पहुंचकर जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया। महोबा में नैदोरा गांव के समीप झांसी मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर 2 ट्रक आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों ट्रक चालक समेत 3 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फर्रुखाबाद के नेगेवा के जमीन बंटवारे को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर लाठीबाजी चली, जिसमें कुल 3 लोग घायल हो गए। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देवरिया में शिवपाल यादव ने एएन सिंह मेमोरियल आईआईटी कॉलेज का उद्घाटन किया। वहीं किसान आंदोलन पर शिवपाल यादव ने मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो किसान विरोधी कानून बनाए गए हैं वो किसान विरोधी है। शिवपाल यादव ने कहा कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी पार्टी के साथ तालमेल बनेगा तो वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं कोरोना वैक्सीन लगने के बाद 2 लोगों की मौत पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुई मौत का टीकाकरण से कोई संबंध नहीं। हमीरपुर के राट कोतवाली इलाके में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। अवैध हथियारों में फायरिंग हुई। मारपीट से आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ में बिजली निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो बिजली कर्मचारी 3 फरवरी को कार्य का बहिष्कार करेंगे। जालौन कोतवाली क्षेत्र ग्राम बरोदा खुर्द में अज्ञात चोरों ने पेट्रोल पंप संचालक के घर धावा बोला। चोर नकदी और जेवर समेत तकरीबन 12 लाख का सामान उठा ले गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस, सीओ के अलावा सर्विलांस और फोरेंसिक टीम जांच में जुट गई। हरियाणा में बड़े स्तर पर तहसीलदारों का तबादला किया गया है। आपको बता दें कि रेवेन्यू विभाग ने 30 तहसीलदारों के तबादले के आदेश जारी किए, जिनके नाम भी सामने आए हैं। सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव को लेकर बवाल जारी है। इस बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि तांडव वेब सीरीज सिस्टम पॉलिटिक्स, युवा पीढ़ी और पीएम के पद पर प्रहार है। अनिल विज ने कहा कि फिल्म बनाने के नाम पर इतनी ज्यादा आजादी नहीं दी जा सकती। वहीं विज ने वेब सीरीज को सेंसर बोर्ड के दायरे में लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि वेब सीरीज भी सेंसर बोर्ड से पास होनी चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन में अलग अलग राज्यों और जिलों से लोग समर्थन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में पंजाब के हुसैनवाला से कुछ छात्र बाइकों पर सवार होकर किसान के समर्थन में रोहतक पहुंचे। इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पंजाब के हुसैनवाला से किसानों के समर्थन में बाइक रैली निकाली गई। छात्रों ने कहा कि किसानों के इस आंदोलन से छात्र किसानों के साथ हैं।
छात्रों को बस की सुविधा दिलाने के लिए इंसो के छात्र विंग ने पानीपत बस स्टैंड पर ढोल बाजाकर प्रदर्शन किया। इंसो के नेता ने कहा, बस स्टैंड पर ढोल इसलिए बजा रहे हैं ताकि अधिकारियों तक छात्रों की परेशानी का पता चले। वहीं पानीपत बस स्टैंड के महाप्रबंधक ने बताया, उनके पास ऐसी कोई मांग अभी तक नहीं आई है कि किसी कॉलेज की छात्राओं को आने जाने में परेशानी हो रही है। अगर एक भी छात्रा की डिमांड आती तो स्पेशल बस चलाई जाएगी। इंद्री शहर के सीएचसी में कोरोना टीकाकरण के अभियान की शुरुआत हुई है। इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। वहीं इस मौके पर एसओ डॉक्टर संदीप ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, टीकाकरण जरूर लगवाएं। फरीदाबाद के ईएसआई मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन का शुभारंभ हुआ है, जहां स्थानीय विधायक सीमा त्रिखा ने अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। समालखा सरकारी अस्पताल में सीएमओ संतलाल वर्मा ने वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया, जहां वैक्सीन का पहला टीका महिला हेल्थ वर्कर संतोष ने लगवाया। वहीं सीएमओ ने कहा कि वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं, वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। भिवानी में वैक्सीनेशन शुरू होते ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी सिविल हॉस्पिटल पहुंचकर वैक्सीन लगवाई और लोगों को संदेश दिया कि वैक्सीन से कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। हरियाणा के करनाल में बागवानी विभाग आलू को नई तकनीकी से उगाने में अपना अहम योगदान निभा रहे हैं, जहां बिना जमीन और मिट्टी के हवा और आलू उगाया जाएगा। बागवानी विभाग का कहना है कि किसान अब आलू को एरोपोनिक तकनीक के जरिए बिना मिट्टी के ज्यादा फसल उगा सकेंगे, जिससे किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा मिल सकेगा। जींद के भबेवा गांव में हजारों किलोमीटर तक सफर तय कर 15 से 20 विदेशी प्रजातियों के हजारों पक्षी प्रवास पर आए हैं। जींद के अलावा ये प्रवासी पक्षी हर साल सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडवास में ही नजर आते हैं। जींद के भबेवा गांव में करीब 400 एकड़ में फैला एक तालाब है, जिसपे ये प्रवासी पक्षी मंगोलिया, रसिया और साइबेरिया जैसे देशों से आते हैं। दिसंबर से फरवरी तक रहने के बाद वापस अपने वतन लौट जाते हैं। वहीं प्रवासी पक्षियों के आने से बर्ड फ्लू को देखते हुए वन्य जीवन संरक्षण विभाग पूरी तरह अलर्ट है और तालाब की हर रोज मॉनिटरिंग कर रहा है। विभाग की इन प्रवासी पक्षियों पर पैनी नजर है। निकिता हत्या मर्डर मामले में निकिता के पिता प्रशासन की सुस्त कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की। निकिता के पिता मूलचंद तोमर ने कहा, अगर मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई वो पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेंगे। समालखा में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बनी दुकानों पर अपना पिला पंजा चलाया। साथ ही अवैध बनकर मकानों की नींव उखाड़ी गई। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। हिमाचल प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव मंगलवार को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक हुए। आखिरी 1 घंटे में कोविड मरीजों को भी वोट डालने का मौका मिला। आपको बता दें कि दिन भर मतदान की अलग अलग तस्वीरें सामने आई, जहां लोगों को भारी भीड़ मतदान केंद्रों में उमड़ी। इस बार के चुनाव 3 चरणों में हो रहे हैं। तीसरे चरण के लिए वोटिंग 21 जनवरी को होगी। नूरपुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष रजनी महाजन ने अपना दायित्व संभालने के बाद नूरपुर को स्वच्छ बनाने की बात कही। आपको बता दें, नूरपुर नगर परिषद में 50 सालों में पहली बार बीजेपी समर्पित उम्मीदवारों ने नगर परिषद पर कब्जा किया है। नगर परिषद उपाध्यक्ष रजनी महाजन ने नूरपुर की जनता का धन्यवाद किया और साथ ही में वन, युवाओं, सेवाएं और खेल मंत्री राकेश पठानिया का भी आभार जताया। देश की सबसे पुरानी नगर परिषदों में शुमार नाहन नगर परिषद को नई अध्यक्षता मिल गई है। बीजेपी समर्थित श्याम पुंडी नगर परिषद की नई अध्यक्ष होंगी। आपको बता दें कि श्यामा पुंडीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की बहन है, जिन्होंने शहर के वार्ड नंबर 1 से दूसरी बार लगातार चुनाव जीता है। किसान आंदोलन में समर्थन जुटाने के लिए शिमला पहुंचे किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। रिज मैदान के पास धक्का मुक्की के बाद पुलिस ने 3 किसानों को हिरासत में लिया। विश्व भर में कोरोना के कुल मामले 9 करोड़ 65 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिसमें से 20 लाख 63 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 6 करोड़ 92 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। विश्व भर में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज अमेरिका में हैं। अमेरिका में 2 करोड़ 48 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 4 लाख 11 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 1 करोड़ 47 लाख 86 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं।
ब्राजील में भी कोरोना मरीजों की संख्या 85,75,000 के पार पहुंच गई, जिसमें से 2,11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 75,18,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। रूस में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 35,91,000 के पार पहुंच गई है। इसमें से अब तक 66,000 से ज्यादा मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया है, तो वहीं 29,78,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के 13,780 नए केस सामने आए, जबकि 17,220 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, तो वहीं 24 घंटे में 161 लोगों की मौत हो गई। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,05,96,000 को पार कर चुकी है। इनमें से 1,02,45,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 1,52,450 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 19,94,000 को पार कर चुका है, जिसमें से 50,520 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 18,94,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में 231 नए संक्रमित सामने आए हैं। इसके बाद कुल आंकड़ा 6,32,821 को पार कर चुका है, जिसमें से 2,334 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना केस 5,97,230 के पार पहुंच चुके हैं। इसमें से 8,172 मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 8,584 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। बिहार में कोरोना के मामले 2,59,880 के पार पहुंच चुके हैं, जिसमें से 1,461 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 3,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। गुजरात में अब तक कोरोना के 2,56,852 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 4,369 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 5,860 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। तमिलनाडु में 8,31,860 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। इसमें से 12,280 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 5,480 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। पंजाब में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,70,935 के पार हो चुकी है। इसमें से 5,515 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,410 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2,52,180 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 5,730 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं, तो वहीं मरने वालों की संख्या 3,760 को पार कर चुकी है। इस बीच एक बड़ी